नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स को लेकर के। इसमें हम ये विभिन्न टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 2024 का हुआ है आयोजन, वो भारत में ही हुआ है। और पहले तो ये होता था कि कौन किस देश की मतलब प्रतिभागी ने जीता, रनर अप कौन रहा, फर्स्ट सेकंड। लेकिन चूंकि ये भारत में हुआ है तो थोड़ा सा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो थोड़ा इसको डीप में हम करेंगे। देखिए, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता। तो सबसे पहले किसने जीता? इन्होंने जीता। फिर उन्होंने 112 देशों की सुंदरियों को पछाड़कर इस खिताब को जीता। पहली रनर अप लेबनान की यास्मीना जैतून रही। ये महत्वपूर्ण है कि ये यास्मीना जैतून जो फर्स्ट रनर अप रही है लेबनान की। भारत की प्रतिभागी सिनी सेट्टी थी। देखिए, जो भारत की प्रतिभागी थी वो सिनी सेट्टी थी, और ये शीर्ष 4 में भी जगह बनाने में सफल नहीं हो पाई। 28 वर्ष बाद भारत ने 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की। इसके पूर्व 1996 में इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो भारत में किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे आप लोग और देखें, आयोजन स्थल कहाँ है? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता के जज पैनल की यदि बात करें तो इसमें हरभजन सिंह हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, कृति सेनन है, अभिनेत्री हैं, पूजा हेगड़े, मानुषी छिल्लर, विनीत जैन, अमृता फडणवीस आदि शामिल है। ये सब जो है इसके जज पैनल में शामिल थे। अगर भारत की जो हमारे यहाँ की जो प्रतिभागी थी और जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लें तो भारत की सुंदरियों ने अभी तक 6 बार इस खिताब को जीता है। नंबर 1 फारिया है, रीता फारिया 96 नहीं होगा, ये 66 होना चाहिए। और ऐश्वर्या राय बच्चन 1994, डायना हेडन 97, युक्ता मुखी 99, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर जो है वो 2017 में जीती हैं। तो ये 6 सुंदरियों की बात हो गई। तो सिनी सेट्टी जो हमारी जो इस बार की प्रतिभागी थी वो फर्स्ट मतलब जो 4 होते हैं उनमें ये स्थान नहीं बना पाई थी। तो सारी चीजें हो गई। आइए अपने दूसरे टॉपिक को देखते हैं। आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। देखिए, अभी पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। तो प्रधानमंत्री के रूप में तो नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं वो जो निर्वर्तमान मतलब थे भी, वो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है पद ग्रहण किया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो 14वें राष्ट्रपति ये बने हैं। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष हैं। मतलब इनकी जो पार्टी है पीपीपी, मतलब ये जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी, चूंकि ये उन्हीं के हस्बैंड हैं तो उसी के सह अध्यक्ष है। इससे पहले यह 2008 से 13 के बीच राष्ट्रपति रह चुके हैं। मतलब जो जरदारी बने हैं वो दूसरी बार बने हैं। इसके पहले वो 2008 से 2013 के बीच रह चुके हैं। वे वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी का स्थान लेंगे। देखिए, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, वो इनके इमरान खान की पार्टी से हैं, तो वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उन्हीं की जगह ये स्थान लेंगे। आसिफ अली जरदारी को नेशनल असेंबली और सीनेट में 255 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रत्याशी महमूद खान अचकजई को 119 मत मिले। तो ये हो गया पाकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा, बहुत संभावना है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 14वें राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार कार्यकाल इन्होंने ग्रहण किया है, आरिफ अलवी का स्थान लिया है, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो महमूद खान अचकजई थे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी आपको सूचना देना चाहते हैं। जो हमारा संस्थान है
वो जो है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज चला रहा है, और उसमें भी पेपर 5 और 6 को लेकर के, जो 5 है और 6 है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। वो इसलिए काम कर रही है क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, जुलाई मध्य में होगी। और आपके पास अभी इतना समय है कि आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर लें। रीजन ये है कि जब आप प्रीलिम्स देंगे उसके बाद मुख्य परीक्षा में समय बहुत कम मिलेगा, और उसमें भी आपको जीएस के 6 पेपर तैयार करने होंगे, एसए का पेपर होता है, फिर सामान्य हिंदी का पेपर होता है, तो एक लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। तो संस्थान यही प्रयास कर रहा है कि आपका उस समय जो बर्डन है वो कम हो जाए। और चूंकि ये दोनों नए पेपर हैं, अभी मार्केट में इसको लेकर के ना तो बहुत अच्छे मैटर उपलब्ध हैं, ना तो ही इस पे बहुत अभी काम किया गया है। और आप लोग भी जो भी अच्छे प्रतिभागी होंगे इस पेपर को लेकर के वाकई में उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे। तो इसीलिए संस्थान एक छोटा सा प्रयास कर रहा है, और इसके तहत हम कर क्या रहे हैं, हमारी चूंकि शुरू हो चुकी है टेस्ट सीरीज, तो हम प्रत्येक दिन जो है टॉपिक वाइज 2 क्वेश्चन देते हैं, और आपको लिखने को देते हैं। सुबह 10 बजे देते हैं, शाम 5 बजे तक आप लिख के जमा करिए। उसके बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है, उसमें जो कमी रहती है वो बता दिया जाता है। और फाइनली रात में 10 बजे तक जाते जाते आपको पीडीएफ में टेस्ट पेपर, जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो मिल जाता है, मॉडल आंसर मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, मात्र 1499 रुपये इसकी फीस रखी गई है। और आप इस बैच से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हो, या पीडीएफ का जो टेस्ट हमारा हो रहा है उसका अवलोकन करना चाहते हैं, तो 7303075007 पे आप कॉल करें। वहाँ से आप पीडीएफ मंगा के देख सकते हैं। यदि आप इससे सहमत हो, आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। तो ठीक है, चलिए, सूचना समाप्त हुई। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अभी हुआ है भारत शक्ति सैन्य अभ्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो सेना के तीनों अंगों द्वारा, यह जो सैन्य अभ्यास है वो सेना के तीनों अंगों द्वारा जल थल वायु का संयुक्त अभ्यास है। और इसका आयोजन 12 मार्च से राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा। देखिए, इसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है कि आपसे जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा भारत शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ। मतलब आपको कई देश दे देगा, भारत, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, तो आपको वहां नहीं जाना है। आप समझ लीजिए कि ये भारत की जो हमारी सेना के जो 3 अंग है, जल थल वायु, उनका ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो पहला फैक्ट ये हो गया। और जो इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया है, राजस्थान के पोखरण में। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो यदि इससे प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। चलिए, अब हमारा जो चौथा टॉपिक है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। ये चौथा संस्करण है। सबसे पहला तो ये 5वां संस्करण है, आप इसी को ध्यान में रखेंगे। आयोजन कहाँ हुआ है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में। क्योंकि ये जल शक्ति जो अभियान है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर इसके आयोजन स्थल की बात करें तो नई दिल्ली में। शुभारंभ किसके द्वारा, तो गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जो जल शक्ति मंत्री हैं। उद्देश्य इसका क्या है, तो जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन के उपायों को बढ़ावा देना। मतलब जो पानी की समस्या है, आप आए दिन देख रहे हैं, अब गर्मी आ रही है, जो महानगर हैं वो तो काफी परेशान हो रहे हैं। अभी आपने बेंगलुरु का पीछे उदाहरण देखा ही होगा। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि केवल महानगर, आप अपने आसपास गांव देहात में भी देखिए, पहले जो वाटर लेवल था अब उससे काफी नीचे जा करके पानी मिल रहा है। तो ये समस्या तो खैर वैश्विक तो है ही है, हमारा देश भी इससे जूझ रहा है। तो उसी को संरक्षित करने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और इसका विषय क्या है, नारी शक्ति से जल शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके विषय से ये पूछा जा सकता है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की थीम क्या है। तो नारी शक्ति से जल शक्ति की ये बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखें। फिर किशोर मकवाना, देखिए अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो कौन है,
किशोर मकवाना, इन्होंने स्थान किसका लिया है? विजय सांपला का। जो पूर्व एससी आयोग के अध्यक्ष थे विजय सांपला, चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो उनकी जगह जो थे अरुण हलदार जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो अभी जो है ये पूर्णकालिक अध्यक्ष इनको बनाया गया है किशोर मकवाना को, और वड्डेपल्ली रामचंद्र और लवकुश कुमार को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। मतलब अध्यक्ष तो हमारे बदले ही बदले हैं, मतलब बदले क्या, नियुक्त किए गए हैं नए। साथ ही साथ वड्डेपल्ली रामचंद्रन और लवकुश कुमार को जो है वो नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है एससी आयोग के। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया अपने पद से इस्तीफा। अभी आपने पूर्व में देखा होगा कि जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और चूंकि चुनाव की जस्ट पहले की आचार संहिता लागू होने के पहले उन्होंने घोषणा करी थी, तो बहुत चर्चा का वो विषय बने थे। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसमें जानेंगे कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है। पहले कैसे ये एक सदस्य था, फिर ये इसमें 2 सदस्य और आ जाते हैं, तो सारी चीजें देखेंगे। फिर नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनके नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, सारी चीजें हम इसलिए यहाँ करने वाले हैं क्योंकि बहुत संभावना है कि इस बार यहाँ से जो है प्रश्न आपसे पूछा जाए परीक्षा में। तो अगर निर्वाचन आयोग की वर्तमान संरचना की बात करें तो ये अनुच्छेद 324 के तहत है, आर्टिकल 324। तो ये तो आप सभी जान रहे होंगे। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब 1+2 की बात होती है यहाँ, कि एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं, ठीक है। फिर अगर इसमें थोड़ा सा इसके अतीत में जाएं तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था 1+2 का, ये नहीं था, केवल 1 सदस्य था जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। फिर 16 अक्टूबर 1989 को 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब 16 अक्टूबर 1989 को 2 निर्वाचन आयुक्त की और नियुक्ति होती है, मतलब 1+2 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया जाता है, और पुनः 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को बहाल कर दिया जाता है। मतलब जो 1993 से जो संरचना चली आ रही है वही वर्तमान संरचना है, कि 1989 के बाद 1989-90 में ये परिवर्तित होता है। 89 से पहले तो एक ही सदस्य रहते हैं, 89-90 में जो चीजें आती हैं। फिर 93 में पुनः 1+2 का कॉन्सेप्ट आता है, और तब से वर्तमान तक यही इसकी संरचना है। फिर वर्तमान में राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। देखिए, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन अगर इनकी शक्तियों की बात की जाए तो इनके पास एकदम समान शक्तियां होती हैं। साथ ही साथ होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। अगर इनके शक्तियों की तुलना की जाए तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं उन्हीं के समान इन तीनों सदस्य जो होते हैं निर्वाचन आयोग के, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष, उनकी भी यही चीजें होती हैं। यदि कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और नियुक्त के लिए एक समिति होती है। देखिए, कार्यकाल आप समझ लीजिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष, दोनों में से जो ये कंप्लीट कर पाए। नियुक्त में जो एक समिति होती है उसमें होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, फिर विपक्ष का नेता होता है, और जो तीसरा है जिसको लेकर के विपक्षी दल जो है वो आरोप लगाते हैं। तो पहले तो कुछ समय पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इसमें पीएम होंगे, विपक्ष का नेता होगा, और सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अभी सरकार ने संशोधन करके इसमें जो है प्रावधान किया है कि पीएम होंगे, विपक्ष के नेता होंगे,
और तीसरा जो होगा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो इसीलिए विपक्ष का आरोप है कि भाई इस तरीके से तो जो सरकार सत्ता में रहेगी उसी वो अपने मनचाहे व्यक्ति को जो है वो निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन कर सकती है। तो ये चीजें हो गई। अभी देखिए ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को नया चुनाव आयुक्त बनाया भी गया है। ये देखिए ये सुखवीर संधू है और ये ज्ञानेश कुमार है। तो ये सारी चीजें हो गई। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में इसलिए गए क्योंकि बहुत संभावना है कि यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में। तो चलिए ये हो गया। फिर 7वां जो है नागरिकता संशोधन कानून CAA की बात हम करेंगे। देखिए इसके तहत ये चूंकि आपने न्यूज में देखा होगा कि लागू हो गया है, तो 31 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के शरणार्थी अब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कानून दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। मतलब पहली बात तो ये याद रख लीजिए 2019 में ही ये जो है पारित किया जा चुका था। भले अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था लेकिन ये पारित तो हो चुका था। तो इसको अब इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इसके तहत हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के शरणार्थी अब भारत की नागरिकता का आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक को आप देखिए, मिशन दिव्यास्त्र की बात कर लेते हैं साइंस टेक से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइंस टेक से भी जो है वो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। और चूंकि ये महत्वपूर्ण इवेंट हुआ है, देखिए इसके तहत MIRV से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीकी के माध्यम से दुश्मन के कई ठिकानों पर एक ही मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इस जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अभी तक यह प्रौद्योगिकी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व रूस के पास थी। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व रूस के पास ये प्रौद्योगिकी थी। अब जो है इसका जो 6वां जो प्रयोग हुआ है वो भारत के द्वारा हुआ है। तो ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। मतलब ये एक सिपरी है, वो एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके तहत उसने बताया है कि जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा हथियारों की जो है वो आपूर्ति करता है। देखिए सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। हो सकता है कभी इस यही एक डाल दे स्टेटमेंट आयोग को यदि बहुत तूफानी करने का मन करेगा। तो इसका जो एक रिपोर्ट है इसके अनुसार ये कह क्या रहे हैं कि वर्ष 2014 से 23 के बीच भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। मतलब ये 14 से 23 तक का आंकड़ा ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो भारत के हथियार जो आयात किया है भारत ने, उसमें जो वृद्धि को दर्शाता है कितना, तो 4.7% की। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रूस है अभी भी भारत को सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति करता है। लगभग 36% की जो खरीदारी है, मतलब 36% की जो खरीदारी है भारत किससे करता है, तो रूस से करता है। देखिए 1960 और 64 के बीच के बाद यह पहली बार है कि रूस से हथियारों का आयात 50% से कम हुआ है। मतलब ये भी कह रहे हैं आगे कि देखिए 1960 और 64 के बीच एक ऐसा ड्यूरेशन था कि जो भारत ने हथियारों का आयात किया है वो 50% से कम था। बाकी अभी तक का रिकॉर्ड है कि जब भारत जो भी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, आयात कर रहा है, वो जो है रूस से 50% से ज्यादा था। लेकिन अभी जो घट के आ गया है 36% पर। और ये क्यों घट के आ गया है, मैंने IR की क्लास में इसको बहुत बढ़िया से बताया है। मेरा IR वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया है। पाकिस्तान का हथियार आयात 43% बढ़ा है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा
कि जो देश भुखमरी की कगार पे है, जहाँ के राजनेता एक तरीके से कटोरा लेकर के, हालांकि ये तो खराब सेंटेंस होगा भाई किसी देश के लिए, हालांकि मतलब उनकी स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर है। अभी आपने देखा होगा कि वो ग्रे लिस्ट में भी थे, किसी तरीके से चीन उनसे कर्ज वर्ज लेकर के इधर उधर मैनेज किए हैं। फिर भी एक शौक है कि पड़ोसियों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उसी के तहत इनके हथियार आयात में 43% इनका बढ़ा है। 2019 से 2023 में पाकिस्तान पांचवा सबसे बड़ा हथियार आयात तक है, सोचिए, पांचवा ये सबसे बड़ा हथियार आयात कर रहे हैं। इसने सर्वाधिक 82% हथियार जो है चीन से खरीदा है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये अपने हथियार आयात का 82% कहाँ से कर रहे हैं, तो चाइना से कर रहे हैं। और चाइना के जो हथियार है, चाइनीज जो सामान है, उसके लिए एक कहावत है कि चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो वही वाली स्थिति है। खैर चलिए, फिर जापान के हथियार आयात में 155%, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जापान जो है कितने शांति प्रिय देश है, लेकिन चूंकि वहाँ भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो हम परमाणु निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, सारी चीजें वो अब कैसे वो हवा हो रही हैं कि जापान दक्षिण कोरिया के हथियारों में आयात में वृद्धि हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और चिंताजनक घटना है कि जो शांतिप्रिय देश थे और कायदे से विश्व सभ्यता को शांति की ओर ही अग्रसर होना है, लेकिन चूंकि ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि इन लोगों को भी इस दिशा में मुड़ना पड़ रहा है। और हालांकि चीन के हथियार आयात में 44% की कमी आई है। तो देखिए चीन के जो हथियार आयात में 44% की कमी आई है, उसे आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि चीन जो है वो बहुत शांति प्रिय हो गया, बहुत सहिष्णु हो गया, अब वो अपनी जो पॉलिसी है उसको त्याग कर रहा है। क्योंकि चीन का जो मेड इन चाइना है वो बहुत डेवलप हो गया है। अब चीन बहुत सी चीज़ों का जो है वो अब खुद से ही उसको उसका निर्माण कर रहा है, उसकी तकनीकी बहुत उन्नत होती जा रही है, वो अनुसंधान पे बहुत खर्चा कर रहा है। और यही कारण है कि अब एक समय के बाद देखिएगा कि रूस अमेरिका के बाद चाइना जो है वो हथियारों की जो बिक्री होगी उसकी ज़्यादा होगी। आपने पाकिस्तान का उदाहरण देखा ही है कि पाकिस्तान में जो हथियारों का आयात हो रहा है उसका 82% अकेले जो है वो चाइना कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और शीर्ष हथियार आयातक देश जो है, ये क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले भारत है, भारत के बाद दूसरा सऊदी अरब, तीसरा कतर, चौथा यूक्रेन और पांचवें नंबर पर है पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए सिपरी की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी, पॉइंट थे, उसकी मैंने चर्चा करी। अब अगला पॉइंट आप लोग देखें। देखिए जो 10वां हमारा पॉइंट है, ओपेनहाइमर एक फिल्म आई है अभी, ने जीते सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 ऑस्कर पुरस्कार। तो ओपेनहाइमर जो फिल्म थी वो 7 ऑस्कर पुरस्कारों को जीता है। तो ये अपने आप में एक फैक्ट है कि 7 जीता है। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के तहत ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, कुल 7 पुरस्कार जीते। इस फिल्म के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो किलियन मर्फी के जो अभिनेता हैं उन्हें भी ऑस्कर का पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, और क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मतलब डायरेक्ट किसने किया है, तो क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। चूंकि परीक्षा में आपको ये भी पूछा जाता है तो इसलिए इसको भी आपको पढ़ना होगा। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एमा स्टोन ने फिल्म पुअर थिंग्स के लिए जीता है। ये जो एमा स्टोन है इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, लेकिन वो किसके लिए मिला है, पुअर थिंग्स के लिए मिला है। और यूक्रेन जंग पर बनी 20 डेज इन मॉरिपोल को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है। यदि डॉक्यूमेंट्री की बात हो तो ये यूक्रेन जंग पर एक बनी फिल्म है 20 डेज इन मॉरिपोल, बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप इसको देखिएगा, मैंने देखा है, बहुत अच्छी है, तो आप इसको याद रखिएगा। और चलिए तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया डिटेल से। यदि अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें और देखिए इससे जुड़िए, इससे आपको निश्चित बहुत लाभ होने वाला है। सबसे बड़ा लाभ तो आपका यही होगा कि पेपर 5 पेपर 6 आपका जो सबसे महत्वपूर्ण
नए पेपर आए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आप जब पीटी के बाद जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो आप अपनी तैयारी का 1/3 पहले ही, पीटी के पहले ही तैयार कर चुके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको रेस में बढ़त प्रदान करने का काम करेगा। तो चलिए, और लास्ट में ये हमारे जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और ये आप ही को इसे आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ ये हमारे समृद्धि का जो टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़े, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसका पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी तमाम परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं उनकी चर्चा यहाँ होती रहती है, करंट अफेयर्स की चीज़ें यहाँ डाली जाती हैं। ये बहुत ही बहुआयामी है, तो इससे भी आप लोग जुड़े, इसका लाभ लें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।